गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी इंडियन इकोनॉमी के ओवरव्यू के ऊपर, और इंडियन इकोनॉमी के ओवरव्यू के ऊपर चर्चा करते हुए हमने विस्तार से इस चीज को देखा कि 1991 से 1947 से लेकर 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, इस दौरान किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई, उनके पॉजिटिव क्या थे, उनके नेगेटिव क्या थे। फिर हमने इस बात की विस्तार से चर्चा की कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में 1991 में कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ती है। भारत की आर्थिक नीतियों और आर्थिक नीतियों के सहारे भारत का जो आर्थिक ढांचा है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को रिडिफाइन करने की कोशिश की जाती है। मूलभूत बदलाव उसमें लाने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। हमने इस चीज की भी चर्चा की कि उन बदलावों की क्या सीमा रही, उन बदलावों ने क्या दिया और उन बदलावों की सीमा क्या रही। अब अगर यहां से आगे बढ़ें तो फ्रेज जो कल हमने रेफर किया था उसी फ्रेज से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता, क्योंकि पोस्ट रिफॉर्म फेज जो है, ये जो पोस्ट रिफॉर्म फेज है, और पोस्ट रिफॉर्म फेज का मतलब समझ रहे होंगे। पोस्ट रिफॉर्म फेज का मतलब क्या है? 1991 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, पोस्ट रिफॉर्म फेज का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनकर आता है 2004-05। क्योंकि अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे, 2004 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें अगर आप जाकर के देखें तो साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया, और साइनिंग इंडिया का जो नारा दिया गया वह तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा नहीं। और अगर आप यहां से आगे बढ़ें तो यहां से आगे बढ़ने पर आप क्या पाते? 2005 में यूपीए सरकार द्वारा इसने एक नया नारा दिया, और वह नारा क्या था? बिल्डिंग इंडिया, अर्थात भारत निर्माण। कल हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की कि अगर आप जाकर के देखें तो यह जो फेज है, साइनिंग इंडिया का जो नारा दिया गया वो अर्बन इंडिया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे
कि 1991 से 2004 तक जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई उसने अर्बन इकोनॉमी के जरिए इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया। अर्बन इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ता और अर्बन इकोनॉमी में इस ट्रांसफॉर्मेशन ने, शहरी अर्थव्यवस्था के इस रूपांतरण ने भारत के शहरों को रूपांतरित करने में अहम भूमिका निभाई, निर्णायक भूमिका निभाई। इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। यद्यपि आप देखेंगे वो अर्बन इंडिया भी जो इमर्ज करता है उसके अपने जो हैं लिमिटेशंस हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं। जब अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट अखिलेश सर चर्चा करेंगे या मैं चर्चा करूंगा तो वहां पर उस पर विस्तार से चर्चा होगी कि अर्बन प्लानिंग का कंट्राडिक्शन क्या है और अर्बन प्लानिंग आने वाले समय में प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है अर्बन इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कोई प्लान नहीं है। और बिहार की स्थिति तो और ज्यादा विभत्स आपको दिखाई पड़ेगी। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, यूपीए की सरकार जब आती है तो यूपीए की सरकार ने एक और स्लोगन दिया और वह स्लोगन क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस। मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार। नहीं, देखिए कई प्रकार के प्रश्न यहां पर इमर्ज करते, क्योंकि ये जो स्लोगन दिया गया मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार का, यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? यूपीए। इस यूपीए की सरकार को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? नहीं, पीएम मनमोहन सिंह। ये कौन है? अब ये वही मनमोहन सिंह हैं जिन्होंने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में इकोनॉमिक रिफॉर्म की नींव रखी थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म की नींव रखी थी, ये वही मनमोहन सिंह। अब वो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में करीब करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद अब प्रश्न यह उभर कर सामने आता कि इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस का जो नारा दिया, इसका मतलब था क्या था? व्हाट डज इट मीन? क्या इसका मतलब है कि अब तक के आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म का चेहरा अमानवीय था? क्या इसका यह मतलब निकाला जाए? क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि यह इकोनॉमिक रिफॉर्म की विफलता का संकेतक है?
क्या यह माना जाए कि यह इकोनॉमिक रिफॉर्म की विफलता का संकेतक है? क्या यह माना जाए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो एजेंडा चलाया गया वो फेल कर गया? नहीं। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप यह मानते ना तो अब तक का चेहरा अमानवीय था, ऐसा कहना गलत है, और ना ही यह इकोनॉमिक रिफॉर्म की विफलता का संकेतक है। कहेंगे तब क्या है? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यह दो बातों की स्वीकृति है। यह दो बातों की स्वीकृति है। पहली चीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म की सीमाओं की स्वीकृति, मतलब यह इस बात की स्वीकृति है कि कहीं ना कहीं पिछले 13 वर्षों से, करीब करीब 1.5 दशकों से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया चल रही थी उसकी सीमाएं थी। यह इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिमिटेशन का एक्सेप्टेंस है। और दूसरा, यह इस बात की स्वीकृति है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का चेहरा जितना मानवीय होना चाहिए उतना मानवीय नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म का चेहरा जितना मानवीय होना चाहिए, उसका फेस जितना ह्यूमन होना चाहिए उतना ह्यूमन नहीं है। नहीं, एक रिक्वेस्ट मेरा होगा, जो लोग ऑनलाइन हैं, कल टेक्निकल इशू के कारण जो है लाइव टेलीकास्ट को इनिशियल स्टेज में ही रोक देना पड़ा था, तो कल वाले वीडियो आज अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कल वाला वीडियो अनिवार्यतः देख लेंगे, क्योंकि वह वीडियो आज और आगे के क्लासेज को समझने में बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप देखें, इकोनॉमिक रिफॉर्म का चेहरा जितना मानवीय होना चाहिए था उतना मानवीय नहीं। अब सवाल यह उठता कि आखिर इसके लिए किया क्या गया? तो अगर आप देखें तो भारत निर्माण के जरिए क्या किया गया? रीओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस चरण में आकर के इकोनॉमिक रिफॉर्म के सेंटर में किसको रखा गया? इसके केंद्र में ग्रामीण भारत को लाने की कोशिश। रूरल इंडिया को इसके सेंटर में लाने का प्रयास किया गया है। एंड एट द सेम टाइम जो है, अगर आप देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के चेहरे को मानवीय, मतलब और अधिक मानवीय बनाने की कोशिश। सवाल यह उठता कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के चेहरे को मानवीय बनाने के लिए क्या किया गया? तो आप जानते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से
तो इंडियन इकोनॉमी जो है आरंभ से ही किस पर रहा? आरंभ से ही वेलफेयर पर जोर रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी और सोशलिस्ट इकोनॉमी वेलफेयर इकोनॉमी के कंपोनेंट को समाहित करती है, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनिशियल स्टेज से इंडियन इकोनॉमी ने किसको अपनाया? तो इंडियन इकोनॉमी ने जो है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। एट द सेम टाइम अगर देखें तो वेलफेयर के इस कॉन्सेप्ट को इसने किससे जोड़ने की कोशिश की? वेलफेयर के इस कॉन्सेप्ट को इसने राइट बेस्ड अप्रोच से जोड़ने की कोशिश की। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को राइट बेस्ड अप्रोच के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। आप अगर देखें, इसका मतलब समझें। नहीं, अगर यूपीए की सरकार के समय हम जाकर के देखें, और यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो वेलफेयर कंपोनेंट है, ठीक है, यह इमीडिएट इंपैक्ट क्रिएट करता है। यह तत्काल प्रभाव उत्पन्न करता है, नहीं, लेकिन इसमें लॉन्गेटिविटी नहीं होती। यह प्रभाव अस्थाई नहीं होता। यह क्या होता है? वो अस्थाई होता। और जो राइट बेस्ड अप्रोच है, इसका जो प्रभाव होता है, इसका प्रभाव अस्थाई होता है। और इसका प्रभाव अस्थाई होता है और इसमें लॉन्गेटिविटी होती है। इसका दीर्घकालिक असर होता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कहेंगे क्या और कैसे हुआ, तो देखें यही वह दौर है जिस दौर में आरटीआई आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और आरटीआई ने क्या किया? सूचना के अधिकार ने क्या किया? स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। इसने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में डिसिसिव रोल प्ले किया है आरटीआई ने। और इसके कारण अगर आप देखें तो इसके कारण इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन संभव हो पाता है। प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन जो है वह यहां पर संभव हो पाता है। आरटीआई के बाद अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो मनरेगा, मनरेगा क्या है? तो मनरेगा राइट टू वर्क को आंशिक मान्यता है।
राइट टू वर्क को आंशिक मान्यता है, पार्शियल अप्रूवल ऑफ और पार्शियल गारंटी ऑफ राइट टू वर्क, नहीं, और यह पार्शियल गारंटी भी कहां तक सीमित है, लिमिटेड टू रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मनरेगा अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं है। मनरेगा क्या करता है, तो मनरेगा प्राइमरली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को रिस्पोंड करता है। एक सीजनल रूरल एरिया में जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, नहीं, फार्मिंग के सीजनल नेचर के मद्देनजर, उसके मद्देनजर इसने यह जो है, ठीक है। और अगर आप देखें मनरेगा का रियल इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है, रियल इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है, उसके इंप्लीकेशंस कहीं ज्यादा प्रभावी रहे। कहेंगे किस कंटेक्स्ट में, तो बेसिकली देखें मनरेगा ने क्या किया, तो मनरेगा ने पहला काम जो किया रूरल इंडिया में, नहीं, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काम किया, आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में इसने काम किया। जो ट्रेडिशनल इनकम था वो तो था ही, एक एडिशनल सोर्स को भी क्रिएट किया, नहीं। दूसरा मनरेगा ने क्या किया, तो दूसरा काम इसने किया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में भी, लिमिटेड सेंस में ही सही, लेकिन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लिमिटेड सेंस इसलिए क्योंकि मनरेगा की तरह, मतलब मनरेगा के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, मनरेगा के अंतर्गत वे काम जो हैं वो शॉर्ट टर्म नेचर के, वे कच्चे काम ज्यादा होते हैं पक्के कामों की तुलना में, नहीं। तीसरी बात जो इन दोनों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी नजरों में है कि मनरेगा ने जो है रूरल वेजेज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में अहम भूमिका निभाई। क्योंकि अगर आप मनरेगा के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 100 दिन का वादा किया गया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जब एवरेज एम्प्लॉयमेंट डे जो है वो 50 को क्रॉस कर पाया हो। और बिहार जैसे राज्यों में अगर आप जाकर के देखें तो स्थिति और ज्यादा विभत्स दिखाई पड़ती है, 28 to 32 के आसपास दिखाई पड़ती, 28 से 32 के आसपास दिखाई पड़ती, नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो भी दिया वो कुछ नहीं था, हाँ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो उसका, अगर आप देखें तो उसका रियल इंपैक्ट तब तक नहीं आप समझ पाएंगे जब तक मनरेगा ने रूरल वेजेज को रिडिफाइन करने में जो अहम भूमिका निभाई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी है श्रमिकों की, उस पर इसने जो मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न किया, जिसके कारण तेजी से वृद्धि होती है मजदूरी में उस दौर में, ठीक है। और दूसरी चीज अगर देखें, जब ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में वृद्धि हुई तो इसने रूरल माइग्रेशन को, शहरों से गांव से शहरों की ओर जो माइग्रेशन था, उस माइग्रेशन को कहीं ना कहीं चेक किया, नहीं। और अगर आप देखें तो माइग्रेशन के उस फ्लो को बनाए रखने के लिए अर्बन, क्योंकि माइग्रेशन के कारण
जो बेनिफिट होते मजदूरी के स्तर पर, मनरेगा के कारण रूरल वेजेज में जो इंक्रीज होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में जो वृद्धि होती है, तो ऑटोमेटिकली उस वृद्धि के कारण वो गैप, रूरल वेजेज अर्बन वेजेज का गैप क्या होता, कम होता। तो माइग्रेशन के बेनिफिट कम होने लगे। तो और माइग्रेशन के बेनिफिट कम होंगे, माइग्रेशन की प्रक्रिया रुकेगी, तो फिर अर्बन इकोनॉमी का, जिसकी डिपेंडेंसी रूरल लेबर पर है, नहीं, तो अर्बन इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, अर्बन इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित होता हुआ आएगा। और अगर उस कंटेक्स्ट में देखें तो उसका इंपैक्ट किन रूपों में होता, तो उसका परिणाम यह उभर करके सामने आता है कि रूरल वेजेज में वृद्धि ने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट किया अर्बन वेजेज पर भी, और अर्बन वेजेज में भी वृद्धि दिखाई पड़ती। तो मनरेगा का रियल इंपैक्ट इसके कंटेक्स्ट में है। नहीं, अब अगर यहां से मूव करें, नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें, हमने कहा वेलफेयर विथ राइट बेस्ड अप्रोच। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो आप क्या पाएंगे, नहीं, इसको सपोर्ट किया गया NRLM, NULN, NRLM की ही बात अभी करें, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नहीं, अगेन यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे RTE, राइट टू एजुकेशन, नहीं, और राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट के बाद अगर आप देखें तो आर्टिकल 45 जो था उसको आर्टिकल 21A के रूप में, मतलब फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई, मूलाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई, नहीं। और RTE जो है वह क्या करता है, राइट टू एजुकेशन क्या करता है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यह कहीं न कहीं जस्टिफाई करता है और उसको व्यावहारिक रूप प्रदान करने की दिशा में पहल करता। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो अगला क्या हुआ, फिर आप देखेंगे राइट टू फूड, NFSA, NFSA क्या करता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यह राइट टू फूड को क्या करता है, देश की 2/3 आबादी के कंटेक्स्ट में मान्यता प्रदान करता है। यह भी तो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था, नहीं। और अगेन अगर आप जाकर के देखें तो एक और चीज की चर्चा करूंगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट। नहीं, तो अगर आप देखें तो इसने वर्चुअली क्या किया, इकोनॉमी के रिफॉर्म जो अर्बन सेंट्रिक था उसको रूरल एरिया की ओर ले जाने का काम किया, नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हाशिए पर के समूह जो अब तक नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे थे, उनको इसने इंपावर करने का काम किया, उनके सशक्तिकरण का आधार तैयार किया, नहीं। और यहां पर RTI के कंटेक्स्ट में देखेंगे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होगा, मतलब लीकेजेज को चेक करने का एक इफेक्टिव मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा हो रहा है। बातें स्पष्ट हुई। तो ये जो कंटेक्स्ट है। दूसरा अगर आप देखें तो कुछ इमीडिएट इंपैक्ट वाले स्टेप भी लिए गए।
जैसे इमीडिएट इंपैक्ट वाले स्टेप क्या थे, तो इसके कंटेक्स्ट में देखें, नियर अबाउट 70,000 करोड़ कृषि ऋण माफी, नहीं तो जब 70,000 करोड़ के कृषि ऋण माफ किए गए तो ऑटोमेटिकली इसके कारण क्या होगा, इसके कारण दबाव रूरल इकोनॉमी पर, फिनेंशियल प्रेशर कम हुआ, और रूरल इकोनॉमी पर जब फिनेंशियल प्रेशर इसके कारण कम होता हुआ आता, तो इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी की संभावना क्या हुई, मतलब परचेजिंग पावर लोगों के प्रभावित होंगे, नहीं, और ऑब्वियसली उनके खर्च करने की क्षमता क्या होगी, एक तरफ खर्च का दबाव, ऋण लौटाने का दबाव कम होगा, तो इसका मतलब अब उनके पास ज्यादा फंड उपलब्ध होंगे और उस फंड का इस्तेमाल वो अन्य चीजों के लिए कर सकते। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो दूसरा एक और काम होता, दूसरा और काम क्या होता, तो आप यह पाएंगे 2008-9 के आर्थिक संकट का असर भारत पर भी पड़ता, नहीं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को उस दबाव से बचाने के लिए क्या किया गया, तो जीडीपी का 3.5% राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के रूप में, फिस्कल स्टिमुलस के रूप में, और इसका बड़ा हिस्सा कहां खर्च होता, इसका लार्जर पार्ट जो है यह खर्च होता है रूरल इंडिया में, किस पर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर खर्च होता है, नहीं, तो परोक्षता अगर देखें तो उससे भी रूरल इकोनॉमी लाभान्वित हो रही है। और भारत निर्माण योजना जो यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है, किधर के, हां, यह जो इंट्रोड्यूस की गई है भारत निर्माण योजना, इसके जरिए क्या किया जा रहा, तो अगर आप देखें तो इसके जरिए जो है वह ग्रामीण अवसंरचना सृजित करने और मजबूत बनाने का प्रयास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। इसके जरिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही, इसके जरिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही। बातें स्पष्ट हुई? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ऑब्वियसली इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह होगा कि रूरल इकोनॉमी में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि आय बढ़ेगी, नहीं, एंड एट द सेम टाइम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या होगी, तो गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी तेजी आएगी, क्योंकि
जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एक तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के क्रम में आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, नहीं? वह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करेगी। दूसरा, अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उस स्थिति में जाकर के देखेंगे एक और चीज होगा, क्या? तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए स्पेस क्रिएट होगा, गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, नहीं? और जब गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी तो वह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करेगा और वह रूरल इनकम को भी जनरेट करने में सहायक होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट यहां तक में? नहीं? यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा, यूपीए जो है उसमें आप वेलफेयर प्लस राइट बेस्ड अप्रोच और इसका ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट है, कैसे, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखें, या यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हम, अगर हम देखते तो हम क्या पाते? अगर हम देखें तो हम पाते यह है कि 2000 के दशक में अगर 2000 के दशक में चले जाएं तो आप क्या पाते? आप पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है नियर अबाउट डबल डिजिट, ऑन एन एवरेज 8 to 9% होता। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला डिकेड है। ठीक है? दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो एक और हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला डिकेड है, नहीं? दूसरी ओर अगर आप देखें तो एक टर्म यूज होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। एलपीजी का मॉडल क्या कहता है? एलपीजी का मॉडल क्या कहता है? आर्थिक सुधारों का मॉडल क्या कहता? आर्थिक सुधारों का मॉडल बाजार को प्रमुखता देता है और उसका यह मानना है कि ग्रोथ के बेनिफिट ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए कहां तक पहुंचेंगे? समाज के निचले हिस्से तक पहुंचेंगे, छन छन के, नहीं? प्राइमरली बेनिफिट अपर क्लास होगा, समाज का ऊपर का जो लेयर है वह होगा, और फिर उसके माध्यम से धीरे 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 ग्रोथ के बेनिफिट निचले तबके तक जाएंगे। अब अगर आप जाकर के देखें तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की जो बात की गई, ये बात गलत तो नहीं थी, बात तो सही थी, नहीं? लेकिन अगर आप देखें तो ये प्रोसेस जो है स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था। मतलब ग्रोथ के बेनिफिट समाज के निचले हिस्से तक तो पहुंच रहे थे, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी और क्रमिक थी, नहीं? दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी चीज आप देखेंगे ग्रोथ रेट पर भी रिफॉर्म का असर 90 के दशक में उतना नहीं दिखा जितने की उम्मीद की गई थी, नहीं?
ऐसा नहीं है कि ग्रोथ का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर जो है अचानक से बहुत व्यापक होने लगा। तो दूसरा बिंदु देखें, ग्रोथ का इंपैक्ट जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर असर वैसा नहीं दिखा जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट अगर ज्यादा तेज रहता तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट थोड़ा ज्यादा प्रभावी होता नहीं। अब अगर देखें यहां पर क्या देख रहे, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में तेजी आई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में तेजी का मतलब है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ज्यादा प्रभावी होने की संभावना होगी। एंड एट द सेम टाइम देखें गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो हैं एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो सरकार की पहल क्या है, नहीं, सरकार की पहल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए पर के समूह तक पहुंचाने की कोशिश। यह कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे और तेजी से पहुंचे। इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या होता, इसका रिजल्ट क्या होता, ट्रिकल डाउन इफेक्ट में तेजी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर आप देखें गरीबी उन्मूलन की दर सबसे तेज कब रही है, 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच सबसे ज्यादा तेज रही है। और यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में हाईएस्ट ग्रोथ रेट का फेज रहा। इनफैक्ट आप 2000 से ही लेकर के चले, इकोनॉमी जो है हायर ग्रोथ के स्टेज में पहुंच चुकी है, नहीं? और 2004 में आकर के ये जो वेलफेयर प्लस राइट बेस्ड अप्रोच के जरिए ग्रोथ के बेनिफिट को मार्जिनलाइज सेक्शन और मार्जिनलाइज एरिया तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही, तो उसका इंपैक्ट क्या होता। एक और चीज यहां पर देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप जाकर के देखें तो एक और चीज का रोल रहा है। किस चीज का रोल रहा है, रोल ऑफ एमएसपी। यूपीए के रीजन में अगर आप देखें तो औसतन 18 से 19% की वार्षिक वृद्धि रही। एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में, और औसतन 18 से 19% की अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि रही है तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट, इसका मतलब क्या होगा, नहीं कि एमएसपी की चाहे जितनी सीमाएं हो, लेकिन एमएसपी की एक खासियत है, और खासियत यह है कि यह मार्केट प्राइस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर को क्रिएट करता, मनोवैज्ञानिक दबाव को उत्पन्न करता है।
और जब यह बाजार की कीमतों पर मनोवैज्ञानिक दबाव को उत्पन्न करता है तो उस स्थिति में क्या होता? तो जब बाजार की कीमतों पर मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में आप पाएंगे उस मनोवैज्ञानिक दबाव के परिणाम स्वरूप जो है नहीं, किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमतें मिलती हैं। यहां पर एक और चीज को ध्यान रखें कि अगर यूपीए के दौर में अगर एमएसपी में 18 से 19% की वृद्धि रही तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, सबसे महत्वपूर्ण कारण था यह हाई फूड इन्फ्लेशन का फेज था। ग्लोबली वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न मुद्रास्फीति जो है वह अपने उच्च स्तर पर थी और ग्लोबली अगर हायर फूड इन्फ्लेशन का फेज होगा तो उसका असर भारत पर ऑटोमेटिकली होगा और उसके बेनिफिट कहां पहुंचेंगे? किसानों के पास पहुंचेंगे। अगर आप जाकर के देखें यह वृद्धि एनडीए के समय कंटिन्यू नहीं कर पाती है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तो एमएसपी में यह वृद्धि कंटिन्यू नहीं कर पाती और अगर कंटिन्यू नहीं कर पाती है तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वह यह है कि एनडीए के समय में देखें ग्लोबली फूड डिफ्लेशन का दौर है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो खाद्यान्न उत्पादों की कीमतों में गिरावटें दिखाई पड़ती है और वैश्विक स्तर पर अगर खाद्यान्न उत्पादों की कीमतें में गिरावट दिखाई पड़ती तो इसके पीछे रीजन क्या है? दो महत्वपूर्ण रीजन है। एक तो फूड हैबिट में परिवर्तन आ रहा है। फूड हैबिट में परिवर्तन के कारण अगर आप देखें तो खाद्यान्न उत्पादों के डिमांड में परिवर्तन आता नहीं। दूसरा अगर आप देखें तो इस दौर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि के कारण देखें तो सप्लाई में भी वृद्धि होती है। तो मांग कम हो रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है तो इसका कीमतों पर असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? कीमतों में कमी आएगी नहीं। और अगर आप जाकर के देखें तो इसके लिए हमारी आपकी सोच भी कुछ हद तक जिम्मेवार है नहीं। जो पिज्जा कभी 285 रुपए में मिलता था आज वही पिज्जा फार्म हाउस का डोमिनो का 485 के आसपास नहीं। तो पिज्जा की कीमतें बढ़ गई इसका हमें दुख नहीं है, लेकिन आटे की कीमतें 5 रुपए किलो बढ़ जाती हैं नहीं तो हम हाय तौबा मचाने लगते नहीं। दूध की कीमतें अगर आप देखें बढ़ जाती हैं और हाय तौबा मचाने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती? गरीब गुरबों की भूमिका नहीं होती, ये नौकरी पेशा मध्य वर्ग की भूमिका होती है नहीं। अगर सरकार हर सप्ताह डीए में वृद्धि करनी शुरू कर दे तो उससे बढ़िया सरकार उसकी नजरों में कोई नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम कीमतें भी घटनी चाहिए। कीमतें अगर बढ़ी नहीं तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, इसलिए आप क्या देखते, आप यह पाते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट में तेजी आती है और इसका परिणाम यह होता कि पॉवर्टी एलिवेशन का दौर जो की प्रक्रिया जो है इस दौर में सबसे अधिक तेज होती है। सबसे अधिक बीपीएल आबादी में गिरावट आपको इसी दौर में दिखाई पड़ती है। क्लियर? यहां तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं? तो यहां से एक बात समझ में आई कि कैसे 1991 से 2004 तक के फेज से 2004 के से 14 का फेज अलग है। इसको समझने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देखें
तो देश ने पिछले 12-13 वर्षों में, इनफैक्ट एक दशक कह ले, 10 से 12 वर्षों में 2 बड़े झटके को झेला देश की अर्थव्यवस्था ने। पहला झटका था 2008-9 के आर्थिक मंदी का झटका, जो 2010 तक भारत में पहुंचता है। जबरदस्त तरीके से इसने झटका दिया भारतीय अर्थव्यवस्था को, और आर्थिक मंदी ने विशेष करके अर्बन इकोनॉमी को झटका दिया विशेष रूप से। और दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा बड़ा झटका जो है वह कहां पर लगता? दूसरा बड़ा झटका कोविड क्राइसिस के दौरान लगता है, नहीं? बेसिकली देखें तो 1929 से 33 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगने वाला यह सबसे बड़ा झटका था, नहीं? लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों ही संकटों का सामना करने में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम हो पाई तो इसका श्रेय किसको जाता? किसको जाता? इसका श्रेय जाता है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, रूरल इकोनॉमी ने। क्योंकि कोविड भी अर्बन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका था। कोविड अर्बन इकोनॉमी के लिए जितना बड़ा झटका था, उतना बड़ा झटका यह रूरल इकोनॉमी के लिए नहीं था, हर तरीके से आप देखें। और दोनों ही स्थितियों में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है रूरल इकोनॉमी, नहीं? लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी सरकारें चेतने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद जो है हमारी सरकार किसान और किसानी के साथ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण लोगों के साथ न्याय करने की स्थिति में नहीं है। यह एक हार्श रियलिटी, ठीक है? और अगर उस शॉक को एब्जॉर्ब करने में रूरल इकोनॉमी सक्षम हो सके तो निश्चित तौर पर 2004 से 2000 मतलब यूपीए के रिजिम के दौरान जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, इनकी निर्णायक भूमिका रही। आप सहमत हो, आप असहमत हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, नहीं? अब अगर इस एक और चीज होता इस पूरे प्रोसेस में क्या होता? एक नया टर्म चर्चा में आया, और वो नया टर्म क्या था? वो नया टर्म था रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन किधर होता? फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। और रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या है? फ्रॉम अर्बन टू रूरल। नहीं, मजबूरी है। 2009 वाली चीजों को नोटिस भले न कर पाने की स्थिति में हो, कोविड के समय तो आप सबने नोटिस किया, नहीं? और अगर आप गौर करें तो एक और परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि लोग लौटे हैं। तो लौटे, कुछ लोग अस्थायी रूप से लौटे हैं, कुछ लोग अस्थायी रूप से लौटे और कुछ लोग टेम्पररी लौटे। तो जो अस्थायी रूप से लौटे वो अपने सारे रिसोर्सेज के साथ लौटे, वो अपनी सारी सेविंग्स के साथ लौटे, और उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने भविष्य की संभावनाओं की तलाश की, उसके लिए वहां पर जाकर के निवेश किया, नहीं? और इसने भी रूरल इकोनॉमी के फाउंडेशन को क्या किया? स्ट्रेंथन करने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, नहीं? तो रिवर्स माइग्रेशन का भी जो रोल है
वह एक रोल रहा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब यहां से आगे बढ़ता, अगला प्रश्न क्या उभरता? मैंने कल कहा था कि थर्ड फेज को हमने 2004 से 14 तक लिया और फोर्थ फेज को हमने 2009 से 2000 अब तक लिया। नहीं, यहां पर अगर आप आकर के देखें, नहीं, ये जो फेज है, इस फेज को भी हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ध्यान रखेंगे, ये डिवीजन पूरी तरह से पॉलिटिकल डिवीजन है और ये पॉलिटिकल डिवीजन इसलिए किया गया है ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। अब इस फेजेज में क्या होता है इसको समझे। आप गौर कीजिए, हाई ग्रोथ का जो फेज होता है, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला नहीं पढ़िए। हमने तो दो ही चैप्टर कहा है पढ़ने, एक उसको पढ़िए, दूसरा बजट पढ़िए। ठीक है, हमने स्टार्ट देख रहा हूं, जहां पर जो चीजें मिलेंगी, अदरवाइज प्रश्नों के जरिए हम कंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली अगर देखें, हाई ग्रोथ का फेज होता तो हाई ग्रोथ के फेज में कॉन्फिडेंस क्या होता, हायर होगा। कॉन्फिडेंस हायर होगा तो रिस्क लेने के लिए आदमी क्या होगा, तैयार होगा। चलो जो होगा देखा जाएगा, ये भाव होता नहीं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो पहली चीज जो होती है, हायर ग्रोथ रेट, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का भी विस्तार हो रहा है, उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट भी ये भी लगातार बढ़ रही है। नहीं, जैसे जैसे जीडीपी का साइज बढ़ेगा वैसे ही अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड करना होगा। तो इसके लिए जरूरत क्या होगी, इसके लिए जरूरत होगी वित्तीय संसाधनों की, होगी या नहीं, नहीं। और इस दौर में अगर आप जाकर के देखें, इस दौर के लोगों को बात करें तो बैंक पकड़ पकड़ के ऋण देती थी। अरे भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो टाइप्स। नहीं, क्योंकि बैंक का कॉन्फिडेंस हायर था, जम करके ऋण दिए गए। नहीं, और वित्तीय संसाधनों की जरूरतों के लिए एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी को अपनाया गया। विस्तारवादी
साख या मौद्रिक नीति को अपनाया गया। ऐसी मौद्रिक नीति जो मुद्रा के प्रसार को क्या करे, बढ़ावा दे। नहीं, और इस क्रम में अगर आप जाकर के देखें तो रिस्क को क्या किया गया, रिस्क की अनदेखी की गई। नहीं, इकोनॉमी के रिस्क क्या हुए, समय के साथ बढ़ते चले गए। नहीं, इसलिए कहा जाता है ना, जोश में होश मत गमाइए। नहीं तो जोश में होश गंवाने पर क्या होगा, तो रिस्क बढ़ता चला गया। नहीं, एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी क्या करेगी, महंगाई को बढ़ाने का काम करेगी ऑटोमेटिकली। दूसरा क्या होता, आप गौर करें, आज जो संकट है, इस संकट के लिए अकेले मोदी जी जिम्मेवार नहीं है। जैसे इस टॉपिक के बाद मैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को विस्तार से डिस्कस करूंगा, तो बिहार का जो पिछड़ापन है उसके लिए लालू जी अकेले जिम्मेवार नहीं है। नहीं, लालू जी की जिम्मेवारी इस बात के लिए है कि उन्होंने उस पिछड़ेपन को दूर करने की बजाय वो उसकी कंटिन्यूटी में सहायक बन करके आए। नहीं, तब वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री की भूमिका, इन्होंने संकट उत्पन्न नहीं किया, लेकिन उस संकट को गहराने में इनकी भूमिका अहम और निर्णायक रही है। वो यहीं से समझ में आएगा। नहीं, अब अगर इस दौर में आकर के देखें, सिविल सोसाइटी की सक्रियता क्या है, सिविल सोसाइटी की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। नहीं, जिनको आजकल अर्बन नक्सल कहा जाता है ना, कल तक उन अर्बन नक्सल के साथ भाजपा और संघ थे 2014 तक ना। अन्ना हो, केजरीवाल जी हो या अदर सिविल सोसाइटी के हिस्से हो, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कंसिलिएशन की राजनीति होती है, सुलह की राजनीति, और एक राजनीति होती है टकराव की राजनीति। दोनों की राजनीति में फर्क होता। 2004 से 2014, और इसको एड ऑन करते चलिएगा, इसे चीजों को समझने। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि जो बातें आप पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट प्रश्न में पूछे ही जाए, लेकिन समझ के लिए जरूरी है। यूपीए के समय अगर आप जाकर के देखें, एक संकल्पना थी एनएससी की, सुना है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और एनएससी को लेकर के यूपीए की जबरदस्त आलोचना होती है, क्योंकि एनएससी की चेयरपर्सन कौन थी, श्रीमती सोनिया गांधी थी। तो एनएससी के बारे में कहा जाता है कि सरकार के ऊपर सरकार को बैठा दिया गया। यह बात ध्यान रखिएगा, यह आरोप लगता है। एनएससी का स्ट्रक्चर क्या था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है, इसकी संरचना क्या है। तो एक और अगर आप देखें तो सरकार के प्रतिनिधि इसमें हैं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि इसमें हैं, तीसरी ओर अगर आप देखें तो इसमें सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये तीनों यहां पर मौजूद हैं, और एनएससी के माध्यम से देखें इन तीनों के बीच क्या चल रहा है,
संवाद जारी है। एक बात बतलाइए, मैं जानना चाहता हूं, सरकार और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क होना चाहिए या नहीं? 2004 में या 2009 में जनता ने किसको वोट दिया था? मनमोहन सिंह को वोट दिया था या कांग्रेस को वोट दिया था? कांग्रेस को वोट दिया था। उसका एक मैनिफेस्टो था, नहीं? अब सरकार जो बन रही है उसकी जिम्मेवारी क्या है? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लागू करे, और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लागू हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी किसकी है? पार्टी के अध्यक्ष की। अगर उसके द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जाता मैनिफेस्टो लागू करने के लिए, तो वो दबाव सही मानेंगे या गलत? सही है। भाजपा की आप लाख आलोचना कर लें, जितनी आलोचना करनी हो, लेकिन आप इस बात का श्रेय देंगे या नहीं देंगे कि 3 मसले भाजपा के पार्टी मैनिफेस्टो में अहम थे, सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर का मसला, नहीं, और भाजपा ने जो वादा किया उस हिसाब से मंदिर बना रही है, नहीं? इंप्लीकेशन पर मत जाएं। दूसरा, अनुच्छेद 370 के विरोध में भाजपा रही। आप सहमत हो, आप असहमत हो, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर भाजपा ने 370 हटाया, लगभग अप्रभावी बनाया, तो जनता ने उसको इसके लिए मैंडेट दिया, नहीं? तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर लगातार वो बात कर रही है, टारगेट कर रही है, और देर सवेर 24 तक ये मसला नहीं। भले हम माने कि उसका एजेंडा डिविजिव है, इसके जरिए वो भारतीय समाज को तोड़ने की राजनीति कर रही है, जो आरोप लगाना हो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि लोगों, पब्लिक मैंडेट भाजपा को इसके लिए मिला है और भाजपा पब्लिक मैंडेट के अनुरूप आचरण कर रही है। यह बात अलग है कि यह नेशन के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी कीमत, बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अब अगर देखें, ये तो मैंने बात की, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह अपनी सरकार पर इस बात के लिए दबाव निर्मित करे कि वो पार्टी मैनिफेस्टो को लागू करे। दूसरी बात, सरकार पार्टी नहीं है, सरकार पार्टी नहीं है, नहीं? अगर सरकार की प्रतिबद्धता नेशन इंटरेस्ट के प्रति है, नहीं, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार के मुखिया की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो पार्टी इंटरेस्ट की बजाय नेशन इंटरेस्ट को सेंटर में रखे, नहीं? और उस हिसाब से उन चीजों को लागू करने में क्या परेशानियां आ सकती हैं, रिसोर्सेज के फ्रंट पर या अदर फ्रंट पर, इसके लिए वह पार्टी अध्यक्ष को कन्विंस करे, पार्टी को कन्विंस करे। तो ये चीजें तो तब न होगी जब दोनों के बीच डायलॉग होगा। और तीसरी चीज, सरकार के बाहर भी एक समूह है जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी जो लगातार सक्रिय है, नहीं? अपने एजेंडे के साथ, और उसका एजेंडा जो है डिविजिव हमेशा नहीं होता, नहीं? सिविल सोसाइटी का काम है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, और सरकार की नीतियों को आलोचना करते हुए सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को जनोन्मुखी रुझान प्रदान करना। यह सिविल सोसाइटी की जिम्मेवारी है, ठीक है? अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ
जिस कॉमन प्लेटफॉर्म पर सरकार के प्रतिनिधि भी, सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि भी और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, और वहां जो डिसीजन लिया जा रहा है वो डिसीजन तीनों अपनी अपनी समस्या को लेकर के जा रहे हैं, और वहां जो डिसीजन हो रहा है उस डिसीजन को सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं? तो अगर आप देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि यह डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाला कंपोनेंट है? क्योंकि डेमोक्रेसी में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात होती, और डिसीजन मेकिंग जितनी पार्टिसिपेटिव होगी डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होगी। नहीं? अगर आप देखें तो यूपीए सरकार पर यह आरोप भी लगाया जाता, और मैं इस आरोप से बहुत हद तक सहमत हूं कि यूपीए की सरकार ने सिविल सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, वीकेन कर दिया, सिविल सोसाइटी को उसने कमजोर कर दिया, क्योंकि सिविल सोसाइटी के एक हिस्से को उसने डिसीजन के साथ संवाद स्थापित करके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना करके क्या किया? अगर आप डिसीजन मेकिंग के हिस्से हैं तो उस स्थिति में जो भी निर्णय हो रहा आपकी भागीदारी होगी, आप असहमत होंगे तो उस निर्णय की आलोचना करेंगे, लेकिन उस आलोचना की एक सीमा होगी। बहुत मुखर होकर के आप आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि उस निर्णय प्रक्रिया में आप भी भागीदार हैं और आप ही की सारी बातें नहीं मानी जाएगी। मेरी बातें समझ रहे? तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिविल सोसाइटी को कांग्रेस ने क्या किया? उसके साथ कंसिलिएशन की पॉलिसी को अपनाया, बातचीत और सुलह के रास्ते को अपनाया, नहीं, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या किया? स्पीड अप करने का काम किया। अब बातें समझ में आई या नहीं? अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस दौर में सिविल सोसाइटी की सक्रियता बढ़ती, सिविल सोसाइटी का वह हिस्सा जो कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं हो, उसके एजेंडे से सहमत नहीं हो, या जिसको यहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, वो नाराज होगा, नहीं? और वह हिस्सा क्या करेगा? नहीं, एक और चीज देखेंगे, अभी जो एनसीईआरटी के सिलेबस से जिन चीजों को बाहर किया गया है, तो उसमें आप देखेंगे जन आंदोलनों वाला जो चैप्टर है उसको भी बाहर किया गया है। ठीक है? नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जन आंदोलन की बात कर रहा। सिविल सोसाइटी, क्योंकि जन आंदोलन के केंद्र में सिविल सोसाइटी होती है। अब पीपुल्स मूवमेंट जो है, जन आंदोलन शुरू होते कभी पर्यावरण के मुद्दे पर, कभी ये जन आंदोलन होते लैंड एक्विजिशन के मुद्दे पर, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर, कभी यह जन आंदोलन किस पर हो रहे? तो कभी यह जन आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रहे हैं। नहीं? और अगर आप देखें इन जन आंदोलनों के कारण क्या होता, इसको समझें। नहीं? तो इन जन आंदोलनों के कारण होता यह है, दो चीजें। नहीं? सरकार की राजनीतिक मुश्किलें क्या होती? सरकार की राजनीतिक मुश्किलें बनती हैं। नहीं? और प्रोजेक्ट क्या हो रहे हैं? प्रोजेक्ट डिलेड हो रहे हैं, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोजेक्ट डिलेड है, इन्फ्लेशन हाइयर है, इसका मतलब क्या होगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा।
के कर्ज क्या होंगे? बैंकों के कर्ज क्या होंगे? फंसेंगे। फंसेंगे या नहीं? नहीं। प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इसका इंपैक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्या होगा? अब यहां देखें, राजनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी तो एक शेर आपने सुना होगा, सर घर सजाने का तसव्वुर अभी बाकी है, सवाल यह है कि घर बचाएं कैसे। कोई भी सरकार जो होती है उसकी पहली प्राथमिकता क्या होती है? अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। अब इसके कारण इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जैसे आंदोलनों के कारण क्या होता? सरकार का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व संकट में है। तो यूपीए गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? सरकार बचाने की। और इस चुनौती के कारण क्या होता? इस चुनौती के कारण अगर आप देखें तो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति पैदा होती। नीतिगत पंगुता और यह पॉलिसी पैरालिसिस दोनों जगहों पर दिखाई पड़ेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी के स्तर पर भी, और यह पॉलिसी पैरालिसिस फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर भी दिखाई पड़ेगी। बातें समझ में आई? दोनों स्तरों पर दिखाई पड़ेंगे। तो अगर ये चीजें होंगी तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा? नहीं। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डिसेलरेशन शुरू होगा तो कई जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे उन प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी पर प्रश्न खड़ा होगा। नहीं। और अगर आप देखें तो कई प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए हैं, नहीं, उनको डंप किया जाएगा तो पूंजी यहां क्या हुई? नहीं। परिणाम क्या होता? परिणाम एनपीए संकट का गहराना। नहीं। अब अगर यहां से मूव करें एक और चीज यहां होती है, ये चीजें इसलिए बतला रहा हूं ताकि चीजों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें। सबसे बड़ी समस्या होती कि सीधे हम क्वेश्चन आंसर तक पहुंचना चाहते, प्रश्न उठाए जा रहे हैं गहराई से, अगर समझ नहीं है तो रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में आप नहीं होंगे। अब तीसरी चीज अगर यहां पर जाकर के देखें तो यही वह दौर है ना जब आर्थिक मंदी 2008-9, वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत पर असर, या असर 2010 तक सामने आता, इसको भी तो ओवरलुक नहीं कर सकते ना। नहीं। पहले अमेरिकी मंदी, पहले अमेरिकी मंदी, फिर यूरोजोन संकट।
जिंदगी में कई बार महसूस करेंगे, कई बार ऐसा समय आता जब हाथ में मिट्टी भी उठाएंगे सोने में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, 2004 से 2010 का समय यूपीए के लिए ऐसा ही समय था। जब उसने मिट्टी भी उठाया तो सोना में तब्दील हो गया। और 2010 से 2014 का जो समय था उसने सोना भी उठाया तो वो मिट्टी में तब्दील हो गया। नहीं, गाना उन्हें सुनते हैं? नहीं, तो गाना मुझे बहुत पसंद है। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। समझे? तो अगर आप देखें नहीं, आपको यह भी समझना है कहां यूपीए की गलती है। नहीं, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद यूपीए ने, हमने एनएसी के जरिए कहा कि रिकंसिलिएशन की पॉलिसी को अपनाया। नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम आपने यह भी देखा कि सिविल सोसाइटी के साथ यूपीए का कॉन्फ्लिक्ट 2010 के बाद अचानक तेज होता चला जाता। और इस कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या है? पॉलिटिकल है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट पूरा का पूरा करप्शन मूवमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भाजपा और अपने को सांस्कृतिक संगठन कहती है, मैं कहता हूं राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में संघ का खुलकर के सपोर्ट होता। अन्ना और उसके आंदोलन को लगातार हुआ उस सिचुएशन को कैपिटलाइज करवाने की कोशिश में लगा है। नहीं, और यहां पर आकर के देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट का दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा रहा है। और इस सिचुएशन में भी यूपीए जो है लगातार उबरने की कोशिश कर रहा है। यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही वह दौर है जिस दौर में देखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, और यही वह दौर है जिस दौर में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया 2013 में। इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को मैं क्लासिकल एग्जांपल मानता हूं। तो कहीं पर्यावरणीय मसलों पर आंदोलन हो रहे हैं, कहीं लैंड एक्विजिशन को लेकर के विवाद हो रहा है। नहीं, तो सारे इक्वेशन यहां पर आकर के यूपीए के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। नहीं, अगर मनमोहन सिंह आज के बाद के दौर के प्रधानमंत्री होते ना, तो उनके भी सलाहकार चुनाव देते कि कुछ ऐसे मंदिर मस्जिद टाइप के, हिंदू मुसलमान टाइप के, भारत पाकिस्तान टाइप के मुद्दे उठाओ, जनता को उसमें उलझाओ। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्टीमेटली ओवरऑल आप क्या देख रहे? ओवरऑल आप यह देख रहे हैं कि 2009 से लेकर 2014 के फेज में क्या है? नहीं, इंडियन इकोनॉमी में डिसेलरेशन की स्थिति है। मतलब आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, नहीं, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये तमाम चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद दिखाई पड़ती। इंडियन इकोनॉमी को इससे फेस करना पड़ रहा। कितनी बातें स्पष्ट हुई? अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब आगे बढ़ूं यहां से, अब अगर यहां पर जाकर के देखें तो अगला प्रश्न क्या उभरता? 2014 2014 में
एनडीए की सरकार बनती। नहीं, और जब एनडीए की सरकार बनती है, आप गौर कीजिए, इकोनॉमी जो मिली, यूपीए की इकोनॉमिक लीगेसी, यूपीए की इकोनॉमी की लीगेसी क्या थी? तो दो शब्दों के जरिए हम डिफाइन कर रहे सकते हैं। ठीक है, पहली चीज अगर आप देखें तो रिकवरिंग इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था रिकवरी के लक्षण दिखा रही है, नहीं? लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें, अनसर्टेनिटी क्या है? अनिश्चितता बनी हुई है। अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, और यह अनसर्टेनिटी कहां से आ रही है? नहीं, तो ग्लोबल इकोनॉमी के अनसर्टेनिटी से। तीसरा अगर आप देखें, एनपीए संकट क्या है? एनपीए संकट का गहराना, एनपीए संकट का गहराते चला जाना, ये चीजें तो वर्तमान सरकार ने पैदा नहीं की। बातें स्पष्ट हुई? नहीं, तो ये लीगेसी है। अब इस लीगेसी में जाकर के देखें, वर्तमान सरकार ने क्या किया? तो वर्तमान सरकार ने 3 निर्णय लिए। नहीं, एक निर्णय लिया गया नोटबंदी का, यह निर्णय लिया गया नवंबर 2016। दूसरा निर्णय लिया गया जीएसटी का, जुलाई 2017। और तीसरा निर्णय लिया गया लॉकडाउन का। और यह निर्णय कब लिया गया? यहां पर जब मूल्यांकन करेंगे तो एक चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, वर्तमान सरकार ने कोविड क्राइसिस को पैदा नहीं किया। इसको उसने पैदा नहीं किया, लेकिन किसके लिए जिम्मेवार है? मिस हैंडलिंग के लिए जिम्मेवार है। इसकी जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की बनती है, और यह जिम्मेवारी वर्तमान सरकार को लेनी होगी। नहीं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, नहीं, नोटबंदी ने जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और रिकवरी के लक्षण दिख रहे थे, नोटबंदी रिकवरिंग इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त झटका थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसके कोई बेनिफिट नहीं थे। ठीक है, दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, जीएसटी अगर आप देखें
ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जीएसटी जहां भी कहीं लागू हुआ है, जीएसटी को लागू किया गया, अगर आप देखें तो इसने इकोनॉमिक डिसरप्शन क्रिएट किए, इसने अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में कमी आई है। यह नॉर्मल कोर्स है, ठीक है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें नहीं तो इस सरकार की जिम्मेवारी कहां पर है? तो गलत समय में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना। अभी नोटबंदी के प्रभाव से इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई थी, रिकवरी के लक्षण भी नहीं आए थे और कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अगर इकोनॉमी बेहतर कर रही होती तब भी इंपैक्ट होता, लेकिन इकोनॉमी अगर खराब कर रही है तो वो इंपैक्ट तो और ज्यादा हार्श होगा। दूसरा कंटेक्स्ट देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट आप क्या पाएंगे? एक तो टाइमिंग गड़बड़ जीएसटी की थी, दूसरा प्रॉपर होमवर्क जीएसटी के लिए नहीं हुआ। नहीं कहेंगे प्रॉपर होमवर्क का मतलब क्या है? तो आप चले जाएं, आप यह पाएंगे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होता है, ठीक है, और सितंबर 2017 तक जीएसटी को सपोर्ट करने वाला टेक्निकल प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हुआ। आवश्यकता किस बात की थी? पहले उसको सपोर्ट करने वाला टेक्निकल प्लेटफॉर्म तैयार हो तब उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन जुलाई में लागू कर जल्दबाजी में लागू किया गया, और उसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, बिना टेक्निकल प्लेटफॉर्म को तैयार किए। तीसरा बिंदु अगर आप देखें, हायर रेट ऑफ जीएसटी। दुनिया के किसी देश में चले जाएं, ठीक है, जीएसटी की दरें इतनी ऊंची नहीं। और चौथी चीज अगर आप जाकर के देखें तो वह है जीएसटी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब मैक्सिमम चीजें, प्रोडक्ट और सर्विसेज 18 और 28 के खांचे में थी, ठीक है। और चौथा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दुनिया के किसी देश में चले जाएं 5 टियर जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं मिलेगा। 4-5 देश हैं जहां पर 4 टियर वाली है, और सबकी इकोनॉमी की हालत वही है। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? अगेन अगर आप जाकर के देखें तो कोविड, मतलब अगर आप देखें तो कोविड के बारे में आप आरटीआई के जरिए जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करें, कभी आपको नहीं मिलेगा। वो जानकारियां मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि निर्णय का मैकेनिज्म क्या था यही नहीं पता चलेगा आपको। अभी आप देखेंगे नोटबंदी के मामले में सरकार को क्लीन चिट दे दी गई, और जिस जज ने क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उनको रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों के बाद जो है राज्यपाल बना करके भेज दिया गया। क्या? नहीं, जरूरी है, होना चाहिए। नहीं, सरकार के नहीं, भारतेंदु का एक नाटक हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी में है कि जो सरकार के साथ हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, और जो विरोध में हो डिसलॉयल्टी के आरोप में उनको जेल में डाला जाए। बातें स्पष्ट हुई? तो ये जो 3 स्टेप हैं, ठीक है, ये तीनों स्टेप जो हैं, इनका जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, वह इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन खतरनाक रहा है।
ठीक है, एक प्रश्न लिख लें। इस दौरान कुछ पॉजिटिव स्टेप भी लिए गए। आप पूछिएगा पॉजिटिव स्टेप क्या था, कल पूछेंगे। और दूसरा एक और चीज पूछेंगे, इसका इम्प्लीकेशन क्या रहा इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, कॉमन मैन के संदर्भ में, और ये निर्णय क्यों लिए गए। आधे घंटे से 45 मिनट का और समय लगेगा इस पर। उसके बाद बिहार के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दें। यहां तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न, तो फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते। थैंक यू।